आप सभी को मेरा नमस्कार। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान तब जाती है। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय। हमने पढ़ा हिमालय 4 समांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। पहला हमने बात की थी ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने बात की थी महान हिमालय, फिर बात की थी मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय बात की थी। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में मैंने यहाँ पर ट्रांस हिमालय को रिप्रेजेंट किया है। हम इस ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि जहाँ टेथिस सागर था वहाँ पर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन ट्रांस हिमालय का निर्माण उससे भी पूर्व हो चुका था। हमने कई पूर्ववर्ती नदियों की बात की। पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो पूर्ववर्ती नदियाँ किन्हें कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनता है, पूर्ववर्ती नदियाँ किन्हें कहते हैं? तो पूर्ववर्ती नदियाँ उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई। तो हम बात करें तो पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? ये 3 पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जिनका जन्म स्थान ट्रांस हिमालय ही माना जाता है। ट्रांस हिमालय को स्वैन हेडन ने क्या कहा? एशिया की रीढ़ कहा, एशिया महाद्वीप की रीढ़ कहा। किसने कहा? स्वैन हेडन ने ट्रांस हिमालय को क्या कहा? एशिया की रीढ़ कहा। अब इसमें आप देखिएगा, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये ट्रांस हिमालय की ही श्रेणियां हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है वो निम्न श्रेणियों में विस्तृत है। जैसे कि सबसे ऊपर ग्रीन कलर में अगर बात करें तो काराकोरम, रेड कलर में उसके नीचे लद्दाख और उसके नीचे जास्कर और सबसे नीचे कैलाश। इसका मतलब अगर आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित करें तो क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर कैलाश। ठीक है, क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और यही सीक्वेंस अगर पूछ लिया जाए दक्षिण से उत्तर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो इस सीक्वेंस को आपको अच्छे से याद करना है। ये आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कहा? ट्रांस हिमालय को स्वैन हेडन ने क्या कहा? एशिया की रीढ़ कहा। पूर्ववर्ती नदियों का जन्म, इसी ट्रांस हिमालय से पूर्ववर्ती नदियों का जन्म हुआ। अभी हमने बात की सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का जन्म इसी ट्रांस हिमालय से हुआ है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अब अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं भाई? जिसमें अवसाद पाया जाता है, जिसमें अवसाद पाया जाता है। तो हम चट्टानें जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, फिर अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं। तो अवसादी चट्टान मीन्स जिसमें अवसाद पाया जाता है, परतदार चट्टानें होती हैं। बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद बात करें उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो हमने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब हम यहाँ पर बात करें, ये आप देख रहे हैं काराकोरम, सबसे ऊपर इसकी श्रेणी क्या दे रहे हैं? काराकोरम। तो काराकोरम में यहाँ पर ये देखिएगा ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, तो ये क्या है? K2। हम सबसे पहले काराकोरम की बात करेंगे क्योंकि सर्वोच्च श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। तो K2 है। K2 का एक अन्य नाम है क्या? गार्डविन आस्ट्रेन। क्या नाम है? गार्डविन आस्ट्रेन, जिसकी ऊंचाई
कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। कितनी है 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब इसकी बात करें गाडविन ऑस्टिन की, तो ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। कैसे? क्योंकि पहली कौन सी, अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, 8850 मीटर ऊंचा है। तो अगर हम बात करें विश्व में इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर, विश्व में दूसरा। अब हम बात करते हैं स्थित कहाँ है, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर, क्योंकि इधर का अगर हम हिस्सा देखें तो ये क्या है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। इट मीन्स ये किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर। इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारत कहता है हमारा है और पाकिस्तान कहता हमारा है। इस तरीके से विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का प्रथम सर्वोच्च शिखर है क्या, K2। अब इसका नाम K2 क्यों पड़ा, आप लोग बता सकते हैं इसका नाम K2 क्यों पड़ा? देखिए, K फॉर काराकोरम। देखिए, काराकोरम का ये क्या है, सर्वोच्च शिखर है, काराकोरम का सर्वोच्च शिखर है, इसलिए K दे दिया गया। विश्व में दूसरा स्थान रखता है, इसलिए इसे 2 कह दिया गया, तो क्या हो गया K2। K2 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काराकोरम का प्रथम K और विश्व का दूसरा मतलब 2, K2, इसलिए इसका नाम पड़ा। अब अगर हम K2 इसकी बात करें तो यहाँ पर जब हम काराकोरम की बात करें या हम K2 की बात करते हैं तो K2 पर जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले बहुत से लोगों ने उस पर चढ़ाई की, लेकिन अगर हम बात करें K2 पर चढ़ाई करना बहुत ही टफ माना जाता है। और इनफैक्ट सर्दियों के टाइम में तो इस पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है। जहां तक बात करें तो जब लगभग 2016-17 के डेटा तक की बात करें, जहां माउंट एवरेस्ट पर लगभग 2238 लोगों ने चढ़ाई की, वहीं K2 पर लगभग 246 लोगों ने ही चढ़ाई की। इट मीन्स कहा जाए कि K2 पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन है। K2 पर सर्वप्रथम जिन पर्वतारोही ने चढ़ाई की वो कौन थे, काम्पेग्नोनी और लिनो लासेडेली। इन दो इटली के निवासी थे, इन दोनों ने सर्वप्रथम K2 पर चढ़ाई की थी। पर्वतारोही सर्वप्रथम कौन थे, तो ये मैंने नाम आपको यहाँ पर बताया है। ठीक, अब हम बात करते हैं उसके नीचे आते हैं, कौन सी श्रेणी है, लद्दाख है। तो लद्दाख पर क्या पाया गया, रकापोशी। अब ये रकापोशी क्या है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जैसे K2 काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च शिखर था, ऐसे ही रकापोशी लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7788 मीटर। अब बात करें, ये विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी है। बात करें सबसे खड़ी ढाल, जैसे सपोज दैट एक बात करें तो एक पर्वत चोटी ऐसे है और एक क्या है, ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे है, तो ये क्या हो गया, खड़ी ढाल वाली चोटी। तो बात करें विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो रकापोशी है। उसके अलावा बात करें विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो विश्व में 27वां स्थान। रकापोशी का विश्व में कौन सा स्थान है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग तो 27वां स्थान है। रकापोशी का अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ। क्या अर्थ होता है, बर्फ से ढका हुआ रकापोशी का अर्थ होता है। इसका एक अन्य नाम है जिसका नाम है दुमानी। क्या नाम है, दुमानी। बहुत जगह अगर आपको दुमानी मिल जाए तो क्या होगा, रकापोशी माना जाएगा, क्योंकि इसका अन्य नाम क्या है, दुमानी, जिसका अर्थ है धुंध की माँ। क्या अर्थ है, धुंध की माँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, K2 पढ़ लिया, रकापोशी पढ़ लिया। अब उसके अलावा हम बात करें, फिर उसके नीचे क्या है, जास्कर और फिर है कैलाश। कैलाश पर्वत की बात करें तो 6638 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। कैलाश के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव का यह स्थान था, वो वहीं पर तपस्या करते थे। तो ये पौराणिक कथाओं से काफ़ी जुड़ा हुआ है
और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसकी आध्यात्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। लोग यहाँ पर क्या जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, इसको पुण्य माना जाता है, इससे कई सारे लाभ होते हैं। तो कैलाश पर्वत जो कहाँ है, तिब्बत में स्थित है। इसके कुछ अन्य नाम हैं जैसे अष्टापद, रजतगिरी और गढ़ पर्वत। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, अन्य नाम हैं। और यही कैलाश के पश्चिम में बात करें तो मानसरोवर, और इसी के पूर्व में बात करें तो राकसताल पाया जाता है। और यहीं से ये जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे हम बात करें तो जैसे कि यहाँ से ग्लेशियर है चेमयंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी ऐसे करके इट मीन्स बात करें तो क्या है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है पूछा जाए, सिंधु नदी सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की किन दो श्रेणियों के मध्य से निकलती है, तो किसके किसके मध्य से निकलती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से निकलती है। और यहीं पर आकर इसकी एक सहायक नदी मिलती है, श्योक नदी। कौन सी मिलती है, श्योक नदी यहाँ पर आकर मिलती है। तो हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है। जो भी हमारे भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो इसी ट्रांस हिमालय पर ही स्थित हैं। जैसे कि ट्रांस हिमालय पे बड़े बड़े जब ग्लेशियर्स हैं तो वहीं से मुख्य नदियां भी निकलती हैं। जैसे अभी हमने बात की सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, बड़ी नदियां हैं और यहीं से निकलती हैं। मैं बार बार ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र हमारे वहाँ बोली जाती है, लेकिन जब ये नदी क्या निकलती है, जब चेमयंगडुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है तो इसे क्या बोला जाता है, वहाँ पर तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। इट मीन्स कि जब इसका उद्गम होता है तब ये सांगपो बोला जाता है। फिर ये जब भारत में आ जाती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसके इस पर भी चर्चा हम लोग अगला चैप्टर जब रिवर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने क्या बात की कि हमारे ट्रांस हिमालय पे बहुत सारे मुख्य ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद की बात करते हैं, मतलब कि ग्लेशियर्स की बात करते हैं। ग्लेशियर्स क्या कहते हैं, हिमनद, मतलब बर्फ के पहाड़ आप मान लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे बात करें तो हमने सबसे पहले लिखा ससाइमी 158 किलोमीटर, सियाचिन 72 किलोमीटर, हिस्पर 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बल्टोरा 58 किलोमीटर, बाटुरा 57 किलोमीटर। ये क्या है, हमारे ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर्स हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है ससाइमी और सियाचिन। ससाइमी और सियाचिन बन जाता है इसी ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर स्थित है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। और इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। कौन सी निकलती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन, अगर आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आप लोग सियाचिन ग्लेशियर पढ़ते होंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी हमें या आपको पढ़ाया, जो हम पहले पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, सियाचिन ग्लेशियर मिलता था। लेकिन 2017 के पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो उसका सही आंसर माना गया ससाइमी। क्योंकि ससाइमी की जो लंबाई है वो कितनी है, 158 किलोमीटर, और सियाचिन की कितनी है, 72 किलोमीटर। इसलिए इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ससाइमी है, और दूसरा कौन सा है, सियाचिन है। अभी भी बहुत लोगों में इसमें कन्फ्यूज़न है, चर्चा का विषय है कि किसे बड़ा माना जाए। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है तो 50% लोग ससाइमी कहते हैं, फिर सिर्फ 50% लोग सियाचिन कहते हैं। पर जो मैंने तर्क वितर्क और लोगों के बातें सुनी और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उस आधार पर ससाइमी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है। तो इसमें आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप सीक्वेंस से पढ़िए, एक डायग्राम बनाइए, ये ट्रांस हिमालय की ये श्रेणियाँ बनाइए। सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है, K2 गाडविन ऑस्टिन 8611 विश्व में
दूसरा सर्वोच्च शिखर। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख पे क्या है, रकापोशी 7,788 मीटर, विश्व में सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी जिसे बर्फ से ढका हुआ कहते हैं। एक अन्य नाम क्या है, दुमानी, धुंध की माँ जिसे कहा जाता है। उसके बाद कौन है, जास्कर। ऐसी लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में क्या है, कैलाश है, जो कहाँ, इस कैलाश पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। उसके अलावा हमने प्रमुख ग्लेशियर्स की बात की, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो कौन सा होगा, ससामी होगा, ना कि सियाचिन होगा। उसके अलावा मैंने आपको बात की पूर्ववर्ती नदियाँ किनसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व हो चुकी थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं, मुख्य तो ये नाम आपके सामने लिखी हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ। उसके अलावा मैंने इस पर मुख्य मुख्य बातें की। तो आप लोग क्या करें, इसे अच्छे से ड्रॉ करें, नोट्स बनाएं और इसे अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महान हिमालय की, वृहद हिमालय की या ग्रेटर हिमालय की, ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्लोली स्लोली चलेंगे, क्योंकि जितना जल्दी चलेंगे उतनी ही चीज़ें हमारे मन में रुकने वाली नहीं है। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, गौर से पढ़ें। देखिए पर डे मैं आपकी क्लास मात्र 15 मिनट की लेता हूँ, और 15 मिनट अगर आप वीडियो को देखने में दे रहे हैं तो कुछ नहीं दे रहे हैं। 15 मिनट आप देंगे और प्लस 45 मिनट और आप ऐड कर लीजिए आप अपना करने के लिए 1 घंटा अगर आप पर डे दे रहे हैं तो ज्योग्राफी जो आपको नहीं आती है वो डन श्योर कंप्लीट होते होते आपको ज्योग्राफी आने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत बार क्या होता है कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो हमको क्या करते हैं, हम उसी जगह उसको छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इसे हम नहीं समझ सकते। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें, मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।